हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आशीष त्रिपाठी। और आज फिर आपके सामने आया है फिजिक्स का एक नया लेक्चर। तो इस वीडियो में आज का लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक सेल पर। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक सेल को दो वीडियो में पढ़ाएंगे, एक पार्ट 1 में और एक पार्ट 2 में, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, टॉपिक बड़ा लंबा है। तो आधे टॉप पार्ट यानी पार्ट 1 में हम लोग इलेक्ट्रिक सेल की डिफिनेशन, उससे जुड़ी कुछ बातें पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या होता है सेल का, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है सेल का, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है सेल का, और सब में रिलेशन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। और सेकेंड पार्ट में टोटल उसके स्ट्रक्चर, वर्किंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक सेल का डिफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक सेल कहते किसे हैं? तो भैया सेल तो आपने देखा होगा, टॉर्च वाली सेल, घड़ी के अंदर जो लगाई जाती है सेल, ये सभी सेल होते हैं। ये करता क्या है? इसमें केमिकल भरे होते हैं और उससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन उस केमिकल एनर्जी जो सेल के अंदर होती है उसे वो कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सेल ऐसा सिस्टम है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब सभी सेल में एक कॉन्सेप्ट कॉमन होता है, वो क्या है कि सभी सेल में दो रॉड होती हैं या दो प्लेटें होती हैं। ये कंडक्टर रॉड होते हैं, कंडक्टर प्लेटें होती हैं, मतलब इसमें आसानी से धारा पास हो सके, ऐसी रॉड होती है। इन दोनों रॉड्स को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इन दोनों रॉड्स को एक विशेष लिक्विड में डुबोया गया होता है। ये सभी सेलों के अंदर लगभग ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि इन दोनों रॉड्स को एक विशेष लिक्विड में डुबोया गया होता है और उस लिक्विड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। हिंदी में से विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये इसका अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, इसमें डुबोया गया होता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डुबोते हैं, उस लिक्विड में डुबोते हैं, एक रॉड अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। अब कैसे होता है बाद में समझेंगे। पॉजिटिव होता है और दूसरे पर अपने आप नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और अगर इन दोनों रॉड्स को आपस में हम लोग वायर से कनेक्ट कर दें, वायर से, तो एक पर प्लस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, एक पर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इस तरह आते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं। तो करंट बाहर तार में प्लस इलेक्ट्रोड से माइनस इलेक्ट्रोड की ओर यानी इस दिशा में फ्लो होती है यानी पास होती है। और ये है सेल का वर्किंग मेथड। इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन यहां से आता और करंट जो है वो फ्लो होकर इधर से इधर जाती है। यानी हमेशा सेल में जो करंट फ्लो होती है, सेल द्वारा जो वायर में करंट फ्लो होती है, उस करंट का डायरेक्शन हमेशा प्लस इलेक्ट्रोड से माइनस इलेक्ट्रोड की होता है। तो ये हो गया हमारा सेल किसे कहते हैं और उसका कॉमन स्ट्रक्चर कैसे होता है। हर सेल का अपना एक EMF होता है। अब ये EMF क्या है? जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये हर सेल का एक क्वालिटी शो करता है, हर सेल की एक क्वालिटी बताता है और उस क्वालिटी को हम लोग कह सकते हैं EMF। EMF को हम लोग चेक करके बता सकते हैं कौन सेल बेटर है, कौन सा सेल अच्छा नहीं है। तो हर सेल का अपना एक EMF होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं और हिंदी में से हम लोग विद्युत वाहक बल बोलते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं जो सेल की क्वालिटी को डिफाइन करता है। अब कौन सी क्वालिटी डिफाइन करता है समझते हैं। तो EMF फोर्स होता क्या? किसी भी सेल का EMF फोर्स यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात विद्युत वाहक बल क्या होता है?
तो पहले हम लोग सेल को किसी सर्किट में ऐड कैसे करते हैं ये समझते हैं। अगर मैंने कहा ये सेल है, ये सेल है, तो सेल के एक प्लस टर्मिनल और एक माइनस टर्मिनल, ये दोनों प्लेटें इलेक्ट्रोड हैं। इससे अगर हम एक वायर जोड़ते हैं, कोई सेल अगर हमारे पास है तो उससे अगर हम लोग कोई वायर जोड़ दें इसमें, तो करंट हमेशा प्लस से निकलती है और ऐसे माइनस में आके मिलती है, और इसे हम लोग कहते हैं एक कंप्लीट सर्किट। सर्किट में हम लोग, हमारे दिमाग में चलता है सर्किट का मतलब वायर, तो वायर तो यहां से स्टार्ट है, यहां खत्म हो। लेकिन कंप्लीट सर्किट का मतलब होता है सेल को भी ऐड करना है, सेल सहित सेल को ऐड करके और पूरे वायर को लेकर जो पूरी बनती है स्ट्रक्चर, उसे सर्किट कहते हैं। तो सर्किट मतलब ये कंप्लीट सर्किट है। सर्किट ये भी है, ये एक बाह्य सर्किट है, नहीं एक्सटर्नल सर्किट है, ये इंटरनल सर्किट है, और दोनों को कहते हैं हम लोग कंप्लीट सर्किट। तो अगर किसी सेल में उसके टर्मिनल यानी इलेक्ट्रोडों से तार जोड़ दिया जाए तो सेल की लंबाई को कह सकते हैं आप इंटरनल सर्किट। जो तार की लंबाई है उसे कह सकते हैं आप एक्सटर्नल सर्किट, और दोनों को मिला दें तो बनता है कंप्लीट सर्किट। ये कंप्लीट सर्किट है। अब सेल एनर्जी देता है किसको? चार्ज को। क्या करने के लिए? उस वायर में फ्लो होने के लिए, पास होने के लिए, और उस एनर्जी को लेकर चार्ज इसमें फ्लो होता रहता है और करंट इसमें भी, जिससे उसमें करंट फ्लो होती रहती है। तो किसी भी सेल से करंट वायर में कैसे फ्लो होती है? तो सिंपल सा आप बताओगे कि सेल जो होता है, जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन यानी चार्जेस हैं, उनको उसमें फ्लो होने के लिए एनर्जी देती रहती है, और उस एनर्जी को लेकर चार्ज इसमें फ्लो होते रहते हैं, जिससे इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता रहता है। और यहां से लेकर ये पूरा होता है आपका एक्सटर्नल सर्किट। ये जो सेल की लंबाई है वो इंटरनल सर्किट, और टोटल को मिला के कहते हैं कंप्लीट सर्किट। अब सेल चार्ज को फ्लो करने के लिए एनर्जी देता है। तो अगर मैं कहूं सेल क्यू चार्ज को इस पूरे कंप्लीट सर्किट में, कंप्लीट सर्किट मतलब ध्यान रखना आपको, अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो तो पूरा ये आपको फिर से ही खत्म करना, यानी सेल भी उसमें शामिल होना चाहिए। तो अगर क्यू चार्ज को सेल द्वारा कंप्लीट सर्किट में फ्लो कराने के लिए W वर्क करना पड़े, तो W अपॉन Q को ही EMF फोर्स कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल कहते हैं। आई मीन हिंदी में सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, और EMF फोर्स को E से लिखते हैं। तो आप इससे डिफिनेशन बनाना चाहते हो EMF का कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, तो बता सकते हो कि अगर चार्ज Q इक्वल 1 कूलम्ब हो तो E इक्वल क्या होगा? W होगा। ध्यान रखना आपको, ये Q क्या है? फ्लो होने वाला चार्ज, और W क्या है? सेल द्वारा दी गई टोटल एनर्जी। किसके लिए? कंप्लीट सर्किट में चार्ज को फ्लो होने के लिए। तो आप डिफिनेशन बना सकते हो कि अगर हम लोग 1 यूनिट चार्ज को या 1 कूलम्ब चार्ज को कंप्लीट सर्किट में फ्लो कराने के लिए सेल जितनी एनर्जी देता है उस एनर्जी को ही EMF कहते हैं, यानी विद्युत वाहक बल कहते हैं। और EMF को हम लोग E से डिनोट करते हैं, और E बराबर फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, और इसकी यूनिट भी जूल पर कूलम्ब या वोल्ट होती है। तो आप इस तरह से EMF की डिफिनीशन दे सकते हो कि EMF होता क्या है? किसी भी सेल का EMF उससे दी गई वो टोटल एनर्जी है जो यूनिट चार्ज को पूरे कंप्लीट सर्किट में फ्लो करा सके। यूनिट चार्ज को पूरे कंप्लीट सर्किट में फ्लो कराने के लिए, पास कराने के लिए सेल जितनी एनर्जी देता है उस एनर्जी को ही हम लोग EMF कहते हैं। मैंने बताया था कि EMF सेल की क्वालिटी को डिफाइन करता है। कैसे? अगर किसी सेल का EMF ज्यादा है, जिसका मतलब वो ज्यादा चार्ज एनर्जी देगा, कम है तो वो कम चार्ज देगा। और ये जो EMF है, सेल का EMF, ये उस
सेल में जो इलेक्ट्रोड लगे हैं उनकी लंबाई, उनकी मोटाई, उनके एरिया, इन सब पर डिपेंड नहीं करता। और जो इलेक्ट्रोलाइट उसमें आपने डाला है, सॉल्यूशन डाला है, उसके सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन इन पर भी डिपेंड नहीं करता। तो सवाल उठता है डिपेंड किस पर करता है? तो ईएमएफ ऑफ सेल यानी विद्युत वाहक बल सेल का जो है वो सिर्फ दो बातों पर निर्भर करता है। आपके इलेक्ट्रोड के नेचर कैसे हैं, मतलब वो किस पदार्थ का, किस मेटल का बना हुआ है, और जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो किस पदार्थ का है, उस पर डिपेंड करता है। उसके यानी इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के प्लेटों के नेचर पर डिपेंड करता है, उनकी लंबाई, एरिया, कॉन्सेंट्रेशन, इन सब पर डिपेंड नहीं करता। तो ये हो गया सेल का ईएमएफ। अब हम लोग देखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल क्या होती है। तो अभी मैंने समझाया कि किसी सेल को अगर किसी सर्किट में ऐड कर दिया जाए तो जो तार की लंबाई होती है वो तो एक्सटर्नल सर्किट हो गया, जो सेल की लंबाई होती है वो आपका इंटरनल सर्किट हो गया, और दोनों को कंबाइन कर दें तो बनता है कंप्लीट सर्किट। तो मैं फिर से एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये सर्किट है जिसमें ये सेल है जिसका ईएमएफ कैपिटल E है। अगर मैं इस वायर में 2 पॉइंट्स ले लिया जिसका रेसिस्टेंस अगर R है, इस कंप्लीट सर्किट में कोई 2 पॉइंट ले लिया, कोई 2 पॉइंट जिसका रेसिस्टेंस R है, तो इस पॉइंट से यूनिट चार्ज को, मतलब एक कूलाम चार्ज को इस पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क होगा या जितनी एनर्जी दी जाएगी सेल द्वारा, उस एनर्जी को ही टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। और किसका पोटेंशियल? इन 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल कहते हैं। अगर मैं कहूं नहीं ये यहां से यहां ले जाना है और इस टोटल का रेसिस्टेंस अगर R हो, तो अगर आपसे कोई पूछे टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, तो इस A पॉइंट से यूनिट चार्ज को B पॉइंट तक ले जाने में जितनी एनर्जी खत्म होती है या जितनी एनर्जी सेल द्वारा दी जाती है, उस एनर्जी को ही इन दोनों पॉइंट्स का टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। अगर मैं इसी सर्किट डायग्राम में और पॉइंट ले लूं, जैसे ये B है, ये C है और ये D है, और सबका रेसिस्टेंस एक का R1 है, एक का R2 है और एक का रेसिस्टेंस R3 है। तो ये हो गया इस R1 का फर्स्ट टर्मिनल और ये इसका सेकंड टर्मिनल। R2 रेसिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल B और सेकंड C, और R3 का फर्स्ट टर्मिनल हो गया C। और अगर आप यूनिट चार्ज को यहां से सिर्फ यहीं तक लाते हो तो जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल A से B टर्मिनल का होगा। अगर आप चार्ज को B से C लाते हो तब जो वर्क होगा या जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल B से C तक का होगा। ऐसे C से D ले जाओगे आप तो आगे होगा। अगर मैं कहूं यहां का पोटेंशियल V1 हो, यहां का V2 हो, यहां का V3 हो और टोटल E हो, तो आप कह सकते हो E इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 इक्वल W1 अपान Q। अगर इसमें Q चार्ज आ रहा हूं, ये W2 अपान Q और ये W3 अपान Q, यानी सबको ऐड करके आप लिख सकते हो E इक्वल W1 प्लस W2 प्लस W3 अपान Q। ये हो सकता है। यानी कह सकते हो सभी पोटेंशियल किसी सर्किट में अगर सेल ऐड है तो उस कंप्लीट सर्किट में जितने रेसिस्टेंस लगे हैं, सभी के रेसिस्टेंस जितने हैं उनके टर्मिनल पोटेंशियल का ऐड या सम उस सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। अब सवाल उठता है पोटेंशियल जो है टर्मिनल पोटेंशियल वो डिपेंड किस पर करता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल जो बाह्य सर्किट का वो अलग अलग भी हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ
इस रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल कम होगा, वो चेंज होता रहता है, वो उसमें लगे पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। लेकिन ईएमएफ इसमें लगे पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता, वो फिक्स होता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है। अब मैं कहूं कि अगर चार्ज को यहां से लेकर और यहां तक लाया गया है, तब जो टोटल वर्क होगा उससे हम लोग W एक्सटर्नल कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, तार की जो लंबाई होती है उसे बाह्य परिपथ यानी एक्सटर्नल सर्किट कहते हैं। तो उस बाह्य परिपथ में अगर आप 1 कूलाम चार्ज को पास करा रहे हो, तब जो वर्क होगा उसे एक्सटर्नल एनर्जी भी कहेंगे, इसलिए मैंने W एक्सटर्नल लिख दिया। और अगर मैं कहूं Q चार्ज फ्लो हो रहा हो तो Q हो गया, और W अपान Q इक्वल V। अब ये जो V है ये भी पोटेंशियल है, ये भी टर्मिनल पोटेंशियल है, लेकिन किसका टर्मिनल पोटेंशियल है? ये सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच का पोटेंशियल है। ये जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच का पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रोडों के बीच का पोटेंशियल क्या होता है तो बताएंगे अब कि एक इलेक्ट्रोड से 1 कूलाम चार्ज को दूसरे इलेक्ट्रोड तक लाने में जितनी एनर्जी लॉस होती है, जितनी एनर्जी सेल द्वारा दी जाती है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल कहते हैं। और V इक्वल W एक्सटर्नल अपान Q होता है। तो आपने सेल समझ लिया, सेल का EMF समझ लिया, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल समझ लिया, नहीं सर्किट का टर्मिनल पोटेंशियल समझ लिया। अब बात करते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है। तो देखते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जो सेल होता है उसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं वो एक लिक्विड में, एक टाइप के लिक्विड में डुबो होते हैं, मतलब उसी में रखे गए होते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं एक फिगर बना रहा हूं। ये सपोज करो आपका सेल है, जिस मॉडल में पहले बनाया था मैं इसे बना रहा हूं, और ये इसका इलेक्ट्रोड है और ये एक लिक्विड में डूबा हुआ है। ये और ये आपका प्लस इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव, और इसको ऐसे वायर से जोड़ा गया है। तो ये जो वायर की लेंथ है ये तो हो गया आपका, यहां से लेकर जो लेंथ है ये हो गया एक्सटर्नल सर्किट। ये जो इलेक्ट्रोड हैं इनके जो बीच की डिस्टेंस है ये हो गया आपका इंटरनल सर्किट, और दोनों को मिला दें तो हो गया कंप्लीट सर्किट। अब मैं कह रहा हूं, सपोज कीजिए कि अगर करंट और इस वायर में करंट ऐसे फ्लो होता है, मतलब प्लस से निकलता है और माइनस क्यों आता है, और जिस दिशा में करंट फ्लो होता है उसी दिशा में प्लस चार्ज भी फ्लो होते हैं। तो सपोज करो कि प्लस चार्ज कहां फ्लो हो रहा है, तो प्लस चार्ज यहां से फ्लो होगा और ये ऐसे यहां आएगा और फिर प्लेटों के अंदर यहां से यहां आएगा। तो जो चार्ज फ्लो होता है एक्सटर्नल सर्किट में, वो जब दूसरे इलेक्ट्रोड पर आता है तो उस दूसरे इलेक्ट्रोड से इस लिक्विड के भीतर से होकर पहले इलेक्ट्रोड पर आता है, यानी एक सर्किल चलती रहती है। बाहर एक्सटर्नल सर्किट में वायर से कहता है, और जब अंदर से आना होता है तो इस लिक्विड के अंदर से होकर इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक आता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने से मत क्या मतलब कि जो चार्ज पूरे कंप्लीट सर्किट में फ्लो हो रहा है वो सेल के अंदर जो लिक्विड है उससे होकर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाता है। और जिस तरह से इस वायर में रेसिस्टेंस होता है, यानी चार्ज के डायरेक्शन में एंड पाथ में अवरोध पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, ऐसे ही जब चार्ज इसमें फ्लो होगा लिक्विड के अंदर तो वहां पर भी उसके पाथ में अवरोध उत्पन्न होगा, रुकावट उत्पन्न होगी, और उस रुकावट को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। क्योंकि ये सेल के अंदर का रेसिस्टेंस है इसीलिए इसे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। तो इंटरनल
इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल होता क्या है? तो वेरी सिंपल, आप डिफिनेशन बता सकते हो कि सेल के जो दो इलेक्ट्रोड हैं, चार्ज को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाने में, अगर चार्ज एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जा रहा है उस सेल के सॉल्यूशन के अंदर से, तो उसके मार्ग में जितनी रुकावट आती है उस रुकावट को ही रेसिस्टेंस कहते हैं। यानी इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल सिर्फ इतनी लेंथ का होता है, इतनी लेंथ का। और इस दौरान जो चार्ज फ्लो होगा इस लिक्विड के अंदर से, उसमें जितना रेसिस्टेंस, उसके मार्ग में जितनी रुकावट पैदा होगी उसे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं और उसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ये रेसिस्टेंस किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो बताएंगे ये रेसिस्टेंस उस सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है उसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब हम जानते हैं कि किसी भी सर्किट में अगर रेसिस्टेंस है और चार्ज फ्लो हो रहा है तो कुछ एनर्जी तो वहां लॉस हो जाती है। ऐसे ही जब चार्ज यहां फ्लो होगा और रेसिस्टेंस लगेगा तो उस चार्ज को फ्लो होने में कुछ एनर्जी यहीं लॉस हो जाएगी। अब वो जो एनर्जी लॉस हुई वो गई कहां? तो बताओ कि वो एनर्जी हीट के रूप में प्रोड्यूस होती है। इसीलिए सेल को अगर ज्यादा देर तक यूज किया जाए तो सेल गर्म हो जाता है। तो रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है? सेल के जो सॉल्यूशन होते हैं सेल के भीतर, उसमें चार्ज फ्लो होने पर जो रेसिस्टेंस होता है उस रेसिस्टेंस को ही हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। और इसमें इस रेसिस्टेंस के कारण चार्ज को फ्लो होने में कुछ एनर्जी सेल के अंदर ही वेस्ट हो जाती है और वो एनर्जी हीट के रूप में प्राप्त होती है। और इसीलिए सेल का लगातार अगर यूज करते रहे आप तो सेल गर्म हो जाता है। तो हमने ईएमएफ पढ़ा, फिर हमने टर्मिनल रेसिस्टेंस पढ़ा, फिर हमने टर्मिनल पोटेंशियल, रेसिस्टेंस नहीं पोटेंशियल पढ़ा, और फिर हमने इंटरनल रेसिस्टेंस पढ़ा। ईएमएफ को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं और इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब तीनों सेल के ही हैं, ये भी सेल के द्वारा है उत्पन्न, ये भी सेल से है और ये भी सेल से। इन तीनों में कॉम्बिनेशन का रिलेशन होता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई दूसरे से अलग नहीं है, सब दूसरे जुड़े हुए हैं। तो अब हम जानेंगे कि ईएमएफ जो होता है या टर्मिनल पोटेंशियल जो है, जो दो पॉइंट्स का होता है, दो पॉइंट्स के बीच का होता है, या इंटरनल रेसिस्टेंस है, तीनों में क्या रिलेशन होता है। तो चलते हैं इसी फिगर के माध्यम से समझते हैं। आपको पता है कि यहां से लेकर पूरे टोटल तार का जो लेंथ है वो आपका एक्सटर्नल सर्किट है। इस प्लेट से इस प्लेट की जो बीच की अंदर दूरी है, ये दूरी, डिस्टेंस, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। ये आपका इंटरनल रेसिस्टेंस काम करता है पर, और इसे इंटरनल सर्किट कहते हैं। और टोटल हो गया कंप्लीट सर्किट। अगर मैं कहूं कि इस टोटल कंप्लीट सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने के लिए दी गई टोटल एनर्जी W हो, टोटल एनर्जी W हो, W टोटल, तो ये टोटल एनर्जी दो भागों में डिवाइड होती है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ के चुके हो कि अगर कोई सेल किसी सर्किट से जुड़ा हुआ है तो वहां दो दो रेसिस्टेंस होते हैं। एक रेसिस्टेंस होता है एक्सटर्नल सर्किट का और दूसरा रेसिस्टेंस होता है सेल का, उसके सॉल्यूशन के कारण। तो कुछ एनर्जी इस एक्सटर्नल सर्किट में खर्च होगी और कुछ एनर्जी इस इंटरनल सर्किट में खर्च होगी और दोनों एनर्जी मिला के टोटल एनर्जी क्या होगा? बराबर होगा।
तो हम कह सकते हैं W टोटल इक्वल W एक्सटर्नल और प्लस W इंटरनल, ऐसा कह सकते हैं। अब टोटल जो एनर्जी होती है, हमने पढ़ा है EMF का फॉर्मूला, EMF इक्वल होता है W अपान Q, जहां W क्या है, टोटल सेल द्वारा दी गई एनर्जी जो कंप्लीट सर्किट में चार्ज को फ्लो कराती है। यानी ये जो वर्क है ये कंप्लीट सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने वाली एनर्जी है, और ये भी वही है। तो हम लोग कह सकते हैं W इक्वल क्या फॉर्मूला होगा, W टोटल इक्वल, तो W टोटल इक्वल फॉर्मूला होगा E इंटू Q, और वो वैल्यू आप यहां पुट कर सकते हैं। अब आते हैं W एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब यहां से लेकर चार्ज को फ्लो कराना यहां तक, और किसी एक पॉइंट की सर्किट में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को फ्लो कराने में जितनी एनर्जी वेस्ट होती है उसे टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। और अभी हमने टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा, V इक्वल W एक्सटर्नल, ये प्लेटों के बीच का पोटेंशियल होता है। तो W एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल इक्वल V इंटू Q, और वो आप यहां पुट कर सकते हो। अब बात आती है W इंटरनल की। तो W इंटरनल में चार्ज तो फ्लो रहा है, बट यहां पोटेंशियल नहीं है, यहां रेसिस्टेंस है, और यहां भी कुछ एनर्जी वेस्ट होती है। तो पीछे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। अगर उसमें I करंट फ्लो हो रहा हो, उसका रेसिस्टेंस R हो, और करंट को फ्लो होने में लगा टाइम T हो, तो ऐसे ही अगर मैं कहूं इसमें I करंट फ्लो रहा हो T टाइम तक, तो जब यहां I करंट फ्लो होगा T टाइम तक, तो यहां का रेसिस्टेंस स्मॉल r है, तो आप यहां की एनर्जी ले सकते हो I स्क्वायर स्मॉल RT, और हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, IT, तो ये वैल्यू पुट कर सकते हो आप। तो इक्वल यहां E इंटू IT, V इंटू IT, और प्लस I स्क्वायर IT कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा इक्वल V, और यहां प्लस IR, और ये हो गया सभी में रिलेशन। तो अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, प्लेटों के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल V, और सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r, और उससे फ्लो होने वाले करंट में क्या रिलेशन होता है, तो बताओगे इक्वल V प्लस IR होता है। लेकिन आपको कुछ और बातें ध्यान सुननी है और समझनी है। जैसे इस पूरे फिगर में आपने क्या देखा, इस पूरे फिगर में आपने देखा कि सेल से करंट फ्लो हो रहा है, यानी करंट कौन दे रहा है, सेल दे रहा है। करंट कौन दे रहा है, सेल दे रहा है। किसको दे रहा है, अरे जो बाहर सर्किट है उसी को दे रहा है, ठीक है। अगर इस सेल का EMF E हो, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r हो, और टोटल जो एक्सटर्नल सर्किट है उसका पोटेंशियल V हो, और इसमें I करंट फ्लो हो रहा हो, तो E इक्वल फॉर्मूला होता है V प्लस IR। लेकिन ये सेल ही तो है। अब हम मोबाइल में भी सेल का यूज करते हैं, लेकिन जब मोबाइल डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या करते हैं, उससे हम लोग चार्ज में लगाते हैं, और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, करंट एक्सटर्नल सर्किट से सेल के अंदर आती है, और जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो करंट सेल से मोबाइल के सर्किट में आती है। तो ध्यान रखना आपको, ये जो पूरा डेरिवेशन पढ़ा इसमें आपने, ये डेरिवेशन तब लागू होता है जब करंट सेल द्वारा दी जा रही हो। किसको, एक्सटर्नल सर्किट को। लेकिन अगर उल्टा हो गया, करंट एक्सटर्नल सर्किट द्वारा अगर सेल को दी जाए तो वेरी सिंपल, आपने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। और आपने पढ़ा है करंट तो
स्केलर क्वांटिटीज है, बट इसमें डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन होने के कारण चूंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो अब जहां पर प्लस आई लिख के आए हैं वहां पर अब माइनस आई लिखेंगे, और अगर मैं यहां माइनस आई लिख दूं तो इक्वल हो जाएगा v माइनस आई आर, और ये हो जाएगा v इक्वल ई प्लस आई आर, और ये हो गया रिलेशन। तो आपको ध्यान रखना है। और हम जानते हैं करंट हो चाहे चार्ज हो, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे बहता है। इसका मतलब इस समय जो बैटरी करंट सेल का पोटेंशियल है वो बाह्य सर्किट के पोटेंशियल से ज्यादा है, इसीलिए करंट सेल से सर्किट में जा रहा है। लेकिन जब आप चार्ज करते हो तो बाह्य सर्किट का जो बाह्य एक्सटर्नल सर्किट होता है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है और सेल का ईएमएफ कम होता है, इसलिए करंट बाहर से अंदर फ्लो होती है, और तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। मैंने कहा कि अगर मैं ये जो प्लेट लगाया, प्लेट का जो टर्मिनल पोटेंशियल V है, यानी जो एक्सटर्नल सर्किट है उसका अगर टोटल रेसिस्टेंस R हो तो आप कह सकते हो V इक्वल I इंटू R होगा। स्मॉल r इंटरनल सर्किट का रेसिस्टेंस और कैपिटल R एक्सटर्नल सर्किट का रेसिस्टेंस। और अगर मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं, इस इक्वेशन में, तो कुछ नया फॉर्मूला मिलने वाला है, इक्वल I प्लस R और I इंटू स्मॉल r। और अगर मैं I कॉमन ले लूं तो हो जाएगा R प्लस R इक्वल E, और स्मॉल e इक्वल E अपॉन R प्लस R। और ये है सेल द्वारा कितनी करंट पूरे सर्किट को दी जा रही है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि किसी सेल द्वारा दी जाने वाले करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी सेल द्वारा दी जाने वाली करंट का फॉर्मूला I इक्वल होता है उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस। आप देख रहे हो दोनों डायरेक्टली ऐड हुए हैं, और पीछे पढ़ के आए हो अगर दो रेसिस्टेंस डायरेक्टली ऐड किए जाते हैं तो हमेशा दोनों सीरीज में होंगे। तो आपको भी ध्यान रखना है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कुछ भी हो, इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ भी हो, लेकिन दोनों हमेशा किस कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज में होते हैं। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों हमेशा सीरीज में होते हैं, और ये फॉर्मूला है एक सेल द्वारा, किसी सेल द्वारा दी जाने वाली करंट का। अगर मैं कहूं जो आपका इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है, तो आप इसे निग्लेक्ट कर सकते हो। तब जो फॉर्मूला होगा I इक्वल E बाई आर, यानी कह सकते हो इंटरनल रेसिस्टेंस अगर 0 है तब फॉर्मूला होगा डायरेक्टली E बाई आर, और तब आप कह सकते हो कि R इक्वल 0 है तो E बाई V होगा। तो किसी भी सेल का EMF क्या उसके प्लेटों के टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? EMF टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर हो सकता है कब? जब उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0। लेकिन आप जानते हो रेसिस्टेंस 0 नहीं सकता, आप उसे कम कर सकते हो, बस 0 नहीं कर सकते। तो अब हम देखेंगे कि जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस कम कैसे करेंगे, वो किस पर डिपेंड करता है। तो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 तो किया नहीं सकता है, बट उसे हम लोग कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि सेल का रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। पहला, रेसिस्टेंस, जो ये सेल के दो इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड, इनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। क्यों? मैंने आपको बताया इंटरनल सर्किट की लंबाई यही प्लेटों के बीच की दूरी होती है, और लंबाई जितनी ज्यादा होगी रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो आप कह सकते हो स्मॉल r प्रोपोर्शनल d, जहां d क्या है? इलेक्ट्रोड प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, और अगर ये डिस्टेंस कम है तो रेसिस्टेंस कम होगा। दूसरी बात, ये जो रेसिस्टेंस है ये पूरे प्लेट, इलेक्ट्रोड प्लेट के एरिया पर डिपेंड नहीं करता, उसमें से कितना एरिया, कितना पोर्शन
उस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डूबा है इस पर डिपेंड करता है। तो आर इस पूरे प्लेट के एरिया पर डिपेंड नहीं करता, कहां डिपेंड करता है, यहां से लेकर यहां तक के एरिया पर डिपेंड करता है। तो एरिया पर डिपेंड करता है, लेकिन कौन सा एरिया, जो पोर्शन उस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। और प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब प्लेट हम जितना ज्यादा डुबोएंगे रेसिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा, और जितना बाहर रखेंगे रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, ये जो आर है वो इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, मतलब उसके सांद्रण पर डिपेंड करता है। यानी जो सॉल्यूशन है वो जितना गाढ़ा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो उसका पोटेंशियल भी उतना ज्यादा होगा। अब इसे कैसे डिफाइन करें, तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे। अब इस सॉल्यूशन में जितने आप नंबर ऑफ एटम या आयन ज्यादा होंगे, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो उसके रास्ते में बहुत सारे एटम आएंगे और सबसे टकराएगा, और जितने टकराएगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। अगर ये विलियन सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होता तो उसमें नंबर ऑफ आयन बहुत कम होते, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उससे आयनों की टक्करें कम होती और रेसिस्टेंस भी कम होता। तो ये इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो ये हो गई हमारी रेसिस्टेंस जो है, जो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल है उसकी निर्भरता, ये किस पर डिपेंड करता है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सेल पार्ट 2 में हम लोग इसके स्ट्रक्चर, इसके प्रकार और इसकी वर्किंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।